हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 12वीं भौतिकी क्लास 12 फिजिक्स बुक 1 का चैप्टर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक्स विद्युत चुम्बकीय तरंगें एवं उनकी प्रकृति, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्रोत, उनके उत्पादन एवं संसूचन को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो के टॉपिक्स का इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में पहले से ही अपलोडेड है, जिसे क्लास 12 फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 1865 ईस्वी में मैक्सवेल ने अपने क्षेत्र समीकरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि समय के साथ परिवर्तनशील या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार परिवर्तनशील या परिवर्ती विद्युत क्षेत्र एवं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से ही उत्पन्न होते हैं या एक दूसरे से संबंधित हैं, एवं परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एवं परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण से त्रिविम आकाश और स्पेस में ऊर्जा या विकिरण या तरंग उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, एवं दोनों अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश तरंग गमन की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अतः विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, जिसे वाई अक्ष के अनुरेख चित्र 1 में दर्शाया गया है, एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर, जिसे जेड अक्ष के अनुरेख दर्शाया गया है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर एक दूसरे के परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है, जो दोनों के तल के लंबवत अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर के तल के लंबवत अर्थात वाईजेड तल के लंबवत एक्स अक्ष के अनुरेख एक्स अक्ष की दिशा में गमन करती है। अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग के गमन की दिशा इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर का सदिश गुणन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में होती है। इस डायग्राम के अनुसार, इस चित्र के अनुसार विद्युत चुम्बकीय तरंग की गमन की दिशा अर्थात ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख होती है। यह 12th फिजिक्स बोर्ड्स, ऑल 12 बोर्ड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे बराबर पूछा जाता है 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में। विद्युत चुम्बकीय तरंग बिना माध्यम के भी अर्थात निर्वात में गमन कर सकती हैं या गमन करती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसे सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया। इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं उसके बारे में हमने जाना।
अब इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें, विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं उन्हें आप लोग नोट भी कर लें। देखिए मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरणों के आधार पर, क्षेत्र समीकरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एवं परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से प्राप्त होते हैं या एक दूसरे से संबंधित हैं। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एवं परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं एवं उनके अध्यारोपण से, अर्थात परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एवं परिवर्तनशील विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण से एवं उनके अध्यारोपण से त्रिविम आकाश या निर्वात में एक विकिरण या ऊर्जा या तरंग उत्पन्न होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा दोनों, अर्थात विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र तरंग गमन के भी, विद्युत चुंबकीय तरंग गमन के भी लंबवत होते हैं। एक विकिरण या तरंग उत्पन्न होती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात या त्रिविम आकाश से होकर प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। अर्थात निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है, जिससे यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसे सबसे पहले मैक्सवेल साहब ने बताया। अब इसके बाद आप लोग नोट करें, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात, वैक्यूम या त्रिविम आकाश में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड
से गमन करती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल अंडर ब्रैकेट c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से गमन करती हैं। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश भी, लाइट भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश ई सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं या एक दूसरे के परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, जिससे कि उन दोनों के तल के लंबवत, मतलब वायजेड तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र को यहाँ हमने चित्र एक में विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण को एक्स अक्ष के अनुरेख एक्स अक्ष की दिशा में दर्शाया गया है। इस विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश को कैपिटल ई वेक्टर को कैपिटल ई सदिश को वाई अक्ष के अनुरेख, जबकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर को जेड अक्ष के अनुरेख दर्शाया गया है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में उसके विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश कैपिटल बी वेक्टर एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं तथा दोनों, मतलब ई वेक्टर और बी वेक्टर प्रकाश ई वेक्टर एवं बी वेक्टर विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा अर्थात एक्स अक्ष की दिशा के भी लंबवत होता है। तो इससे इस चीज से विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति के बारे में पता चलता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकृति के हैं, तो अनुप्रस्थ प्रकृति के हैं। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग के दोनों सदिश विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर वाई अक्ष के अनुरेख कंपन करते हैं अगर माना जाए, तो दूसरे उसके घटक मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग का दूसरा घटक चुम्बकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर जेड अक्ष की दिशा में जेड अक्ष के अनुरेख कंपन करता है एवं दोनों के तल के लंबवत विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण होता है, अर्थात वाई जेड तल के लंबवत अर्थात एक्स अक्ष के अनुरेख विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण होता है। तो इससे स्पष्ट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ प्रकृति है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण अगर हम सदिश रूप में दर्शाएं तो विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई वेक्टर दोनों के सदिश गुणन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख होती है। ई वेक्टर एवं बी वेक्टर क्या सदिश गुणन की दिशा किधर होगी, ई वेक्टर अर्थात वाई अक्ष की दिशा के अनुरेख एवं बी वेक्टर जेड अक्ष की दिशा के अनुरेख, तो दोनों के तल के लंबवत होती है। तो वाई जेड तल के लंबवत कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया। तो उस दिशा में विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होकर गमन करती हैं त्रिविम आकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से। तो इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर सदिश गुणन का चिन्ह है यहाँ क्रॉस, इसे क्रॉस पढ़ा जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चुम्बकीय क्षेत्र सदिश है। तो दोनों के सदिश गुणन की दिशा में ई वेक्टर एवं बी वेक्टर के सदिश गुणन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण होता है, जो कि एक्स अक्ष के अनुरेख चित्र एक में दर्शाया गया है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर का सदिश गुणन के अनुरेख होता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। इसे ऑल 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण की दिशा होती है, तो उसमें 4 विकल्प में से एक विकल्प सही विकल्प होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख होती है। तो इस चीज को ध्यान से मतलब याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख होती है। यदि विकल्प में एक विकल्प में दूसरा विकल्प में होगा बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर तो वह गलत हो जाएगा। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही इसका सही आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग के गमन की दिशा। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कर लें, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति, नेचर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति हेडिंग दे सकते हैं। अभी तक तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में जैसा कि मैंने अभी बताया, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश जिसको कैपिटल बी वेक्टर से सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र सदिश को चित्र 1 में अर्थात जिसमें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के गमन को दर्शाया गया है, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर को वाई एक्स के अनुरेख दर्शाया गया है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश को बी वेक्टर को जेड एक्स के अनुरेख दर्शाया गया है। दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में चित्र 1 से स्पष्ट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में ई वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, साथ ही तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं। इसलिए अनुप्रस्थ, इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो प्रकृति है वह क्या है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में ई वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं या परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं एवं वे दोनों मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं एवं वे तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं, तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। अतः विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी हो गई, अनुप्रस्थ प्रकृति। यह भी एमसीक्यू के लिए या 12 बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स में इसे भी एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है, एमसीक्यू के रूप में इसे भी पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, 4 विकल्प होंगे, उसमें सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ। एक तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख होती है, यह एक वीवीआई एमसीक्यू हुआ। दूसरा इस चैप्टर से संबंधित दूसरा वीवीआई एमसीक्यू हुआ कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति होती है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेचर के बारे में विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तो कैसी प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, जो कि स्पष्ट है चित्र से। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें। अतः तो प्रकृति में हमने लिखा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में चित्र 1 में देखा जा सकता है विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं या लंबवत कंपन करते हैं एवं वे मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होगी, अनुप्रस्थ होती है। इसलिए नोट करें, इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति नेचर, प्रकृति को अंग्रेजी में नेचर कहा जाता है। इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ
ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ को अंग्रेजी में ट्रांसवर्स कहा जाता है। ट्रांसवर्स होती है। इसलिए अगर एमसीक्यू में पूछा जाए बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विकल्प 1 अनुदैर्ध्य, विकल्प 2 अनुप्रस्थ, विकल्प सी दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंगति। अनुप्रस्थ तरंगति है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो नेचर हम लोग ने जाना अनुप्रस्थ होती हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के दोनों क्षेत्र सदिशों, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर जो वाई अक्ष के दर्शाया गया है चित्र 1 में, एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश जिसे कैपिटल बी वेक्टर संकेत से दर्शाया गया है, और चुंबकीय क्षेत्र सदिश को जेड अक्ष के दर्शाया गया है, जबकि दोनों के तल के लंबवत विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण अर्थात ई वेक्टर एवं बी वेक्टर के सदिश गुणन के अनुरेख विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुरेख का मतलब एक्स अक्ष की दिशा में होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण। इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग के दोनों क्षेत्र सदिशों को हम निम्न ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, जिसे देखा जा सकता है यहाँ कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश जो कि वाई अक्ष के अनुरेख जिसे दर्शाया गया है, तो यह एक्स अक्ष की दिशा में एक्स अक्ष के अनुरेख समय के साथ एक्स अक्ष के अनुरेख ज्यावक्रीय ढंग से परिवर्तित होता है। देखा जा सकता है विद्युत क्षेत्र सदिश ज्यावक्रीय ढंग से एक्स अक्ष के अनुरेख या एक्स के अनुरेख माने एक्स के साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश चित्र 1 में देखा जा सकता है कि समय के साथ एक्स अक्ष की दिशा में या एक्स के साथ परिवर्तनशील है। समय के साथ एक्स अक्ष अनुरेख ज्यावक्रीय ढंग से परिवर्तनशील। ज्या का मतलब साइन वक्र जैसा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन का जो वक्र होता है, तो साइन का वक्र जैसा, साइन के कर्व जैसा ये परिवर्तनशील है समय के साथ एक्स अक्ष की दिशा में, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग का गमन एक्स अक्ष की दिशा में हो रहा है, जबकि विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करता है यहाँ पर इस चित्र में वाई अक्ष के अनुरेख। उसी प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग का चुम्बकीय क्षेत्र सदिश घटक बी वेक्टर, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का चुम्बकीय क्षेत्र सदिश घटक बी वेक्टर, इसे हम बी वाई बी जेड भी लिख सकते हैं, और चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश वाई अक्ष के अनुरेख है तो इसे ई वाई से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, सफिक्स में वाई देकर एंड बी के सफिक्स में जेड देकर। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो चुम्बकीय क्षेत्र का घटक है वह जेड अक्ष के अनुरेख कंपन करता है, इसे जेड अक्ष के अनुरेख दर्शाया गया है चित्र 1 में। तो यह भी परिवर्तनशील है समय के साथ एक्स अक्ष की दिशा में ज्यावक्रीय ढंग से। नीचे से यहाँ से स्टार्ट हुआ बी वाला, ये वाला ऊपर से स्टार्ट हुआ था और जिन वो से ही स्टार्ट हुआ था, जो कटान बिंदु है तीनों लंबवत अक्षों का एक्स वाई जेड का, वहाँ से उत्पन्न होकर विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो विद्युत क्षेत्र सदिश है वह समय के साथ एक्स अक्ष की दिशा में अर्थात तरंग संचरण की दिशा में साइन का ग्राफ जैसा, साइन का वक्र जैसा परिवर्तनशील है। उसी ढंग से चुम्बकीय क्षेत्र सदिश भी वो से ही स्टार्ट होकर नीचे की ओर पहले, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का चुम्बकीय क्षेत्र सदिश भी समय के साथ, समय टी के साथ जेड अक्ष के अनुरेख ज्यावक्रीय ढंग से ही परिवर्तनशील है। तो इसलिए हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश को हम व्यक्त कर सकते हैं साइन के रूप, माने इक्वेशन समीकरणों के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, निम्न समीकरणों के द्वारा, जो साइन के टर्म में होगा, क्योंकि ज्यावक्रीय ढंग से परिवर्तनशील है एक्स अक्ष के अनुरेख समय के साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश। विद्युत क्षेत्र सदिश को कैपिटल ई वेक्टर से, जबकि वाई अक्ष के अनुरेख दर्शाया गया है, जबकि चुम्बकीय क्षेत्र सदिश को बी वेक्टर से जेड अक्ष के अनुरेख दर्शाया गया है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें। विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश या वैद्युत क्षेत्र सदिश भी इसे लिखा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र सदिश
ई वेक्टर, कैपिटल ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर को समय के साथ निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये समय के साथ, समय टी के साथ, समय स्मॉल टी, कोई समय टी ले लें, समय टी के साथ निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ई वेक्टर, अब विद्युत क्षेत्र सदिश के लिए ई वेक्टर, और चूंकि वाई एस की दिशा में है तो सफिक्स में वाई लगा सकते हैं, जो कि इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र सदिश वाई एस के अनुरेख गतिशील हैं। तो ई वाई, ई वेक्टर वाई विद्युत क्षेत्र सदिश को वाई एस के अनुरेख दर्शाया गया है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के गमन को चित्र एक में दर्शाया गया है। तो उसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग के दो घटक होते हैं, दो परस्पर लंबवत घटक होते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर। दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। दोनों में ई वेक्टर, कैपिटल ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र सदिश अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि आंखों के प्रति, मानव नेत्रों के प्रति ई वेक्टर अधिक संवेदनशील है, अधिक सेंसिटिव है। और ई कैपिटल ई का जो आयाम होगा वह चुंबकीय क्षेत्र माने विद्युत क्षेत्र सदिश का जो आयाम होगा वह चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम या विद्युत क्षेत्र सदिश का जो परिमाण होगा ई कैपिटल ई, वह चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर का मॉड परिमाण कैपिटल बी का सी गुना होता है। मतलब ई बटा सी, ई बटा बी का अनुपात नियत होता है, जिसे प्रकाश निर्वात में प्रकाश की, जो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो ई बटा बी बराबर सी, इसलिए ई बराबर सी इंटू बी, सी इंटू कैपिटल बी। इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के दोनों क्षेत्र सदिशों ई वेक्टर एवं बी वेक्टर में विद्युत क्षेत्र सदिश अधिक प्रभावी होता है। उसके दो कारण होते हैं। एक तो विद्युत क्षेत्र सदिश आंखों के प्रति, मानव नेत्रों के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक सेंसिटिव होता है, एवं दूसरा ई बराबर सी इंटू बी, ई बराबर सी इंटू बी कैपिटल बी। विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण या आयाम के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ई जीरो बराबर सी इंटू बी जीरो के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर का मॉड केवल ई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होता है? सी इंटू बी। चुंबकीय क्षेत्र सदिश के परिमाण का सी गुना होता है, मतलब प्रकाश की चाल के गुना बराबर होता है कैपिटल ई चुंबकीय क्षेत्र सदिश के मल्टीप्लाइड बाई सी। चूंकि ई बटा बी का जो रेशियो होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैपिटल ई एवं चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैपिटल बी का अनुपात ई बटा बी बराबर सी होता है, इसलिए ई बराबर सी गुना बी। तो इससे स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में उसका विद्युत क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र सदिश से अधिक प्रभावी होता है, इन दोनों कारणों से। इसे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में से कौन सा अधिक प्रभावी है एवं क्यों, उसका उत्तर भी हो गया। तो ये मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र सदिश को हम व्यक्त करेंगे वाई एस के से यहाँ दर्शाया गया है चित्र एक में। तो ई वेक्टर वाई सफिक्स में लगा दिया गया बराबर ई जीरो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश का, विद्युत चुंबकीय तरंग के घटक विद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम है। आयाम का मतलब महत्तम मान है। ई वाई वेक्टर इक्वल्स टू ई जीरो साइन, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों समय के साथ एक्स अक्ष के अनुरेख परिवर्तनशील हैं, ज्यावक्रीय ढंग से साइन कर्व के जैसा परिवर्तनशील है। इसलिए विद्युत क्षेत्र सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश को हम साइन के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं। तो ई वाई वेक्टर इक्वल्स टू ई जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग का गमन किधर हो रहा है? एक्स अक्ष की दिशा में। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी समीकरण 1 हो गया। एवं अब चुंबकीय क्षेत्र सदिश
विद्युत चुम्बकीय तरंग का चुंबकीय क्षेत्र सदिश जिसे जेड अक्ष के अनुरेख दर्शाया गया है बी वेक्टर को, जेड अक्ष के अनुरेख है तो बी लिख करके बी वेक्टर लिख के सफिक्स में जेड लगा देंगे, तो बी वेक्टर सफिक्स में जेड इक्वल्स टू बी जीरो। यहाँ बी जीरो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम है। जैसे विद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम ई जीरो है, उसी ढंग से चुंबकीय क्षेत्र सदिश का आयाम बी जीरो है, तो बी नॉट या बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यह समीकरण 2 हो गया। तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश के घटक को ई वाई वेक्टर कैपिटल ई सफिक्स में वाई दे करके, चूंकि वाई इसके अनुरेख विद्युत क्षेत्र को दर्शाया गया है, तो ई वाई वेक्टर इक्वल्स टू ई नॉट साइन ई जीरो साइन अंडर ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी, एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश के घटक को चुंबकीय क्षेत्र सदिश को बीजेड वेक्टर चूंकि चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर को जेड अक्ष के अनुरेख दर्शाया गया है, तो बीजेड वेक्टर बराबर बी जीरो साइन अंडर ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसे समीकरण 2 माना जाए। तो इस प्रकार हमने विद्युत चुंबकीय तरंग के किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर को इन दोनों समीकरणों द्वारा व्यक्त किया, जहाँ के क्या है? के गमन नियतांक है। ये क्या है? गमन नियतांक है। गमन नियतांक के वेक्टर से सूचित किया जाता है, उसी की दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण या गमन नियतांक के वेक्टर के सदिश के अनुरेखी होता है। तो यहाँ के वेक्टर क्या है? गमन नियतांक है। जहाँ के सदिश गमन क्या है? गमन नियतांक है। गमन नियतांक प्रोपेगेशन कांस्टेंट के सदिश की दिशा में ही विद्युत चुंबकीय तरंग का गमन होता है। गमन नियतांक या गमन सदिश या गमन नियतांक प्रोपेगेशन वेक्टर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट के वेक्टर, और यह बराबर होता है ओमेगा बटा सी। ओमेगा विद्युत चुंबकीय तरंग की कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई गुना आवृत्ति, और न्यू बाई सी इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा, मैंने ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, अब बटा सी एक सूत्र हो गया गमन नियतांक का ओमेगा बाई सी, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू बटा सी, और न्यू बाई सी इक्वल टू 1 बाई लेमडा, तरंग लंबाई का व्युत्क्रम, तो बराबर हो गया 2 पाई अपॉन लेमडा। यह दोनों सूत्र हो गया, मतलब गमन सदिश के लिए ओमेगा बाई सी या 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा क्या है? तरंग लंबाई है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग लंबाई। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। जहाँ ओमेगा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की कोणीय आवृत्ति, और यह किसके बराबर हो जाएगा? यह कोणीय आवृत्ति बराबर हो जाएगा 2 पाई न्यू के, इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। न्यू क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है। लेमडा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग लंबाई है। विद्युत चुंबकीय तरंग से इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स है, तो उसमें इन सभी फॉर्मूले का यूज होगा कि बराबर ओमेगा बाई सी 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा 2 पाई न्यू, न्यू इक्वल टू सी इंटू लेमडा, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, तो न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो सी इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, देयरफॉर न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा अपॉन न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, सी इक्वल टू न्यू लेमडा, देयरफॉर न्यू आवृत्ति बराबर सी बाई लेमडा। तो इस सभी सूत्रों का उपयोग इस चैप्टर में के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाता है। तो न्यू क्या हो गया? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा विद्युत चुंबकीय तरंग की कोणीय आवृत्ति है, जो कि आवृत्ति के का 2 पाई गुना होता है। न्यू विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, लेमडा विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग लंबाई, लेमडा विद्युत
चुंबकीय तरंग की तरंग लंबाई, वेवलेंथ, तरंग लंबाई और इसको हम प्रकाश की चाल और आवृत्ति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभी हमने देखा c इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू c बाई न्यू, अगर आवृत्ति दिया हुआ हो, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति दिया हुआ हो, तो उसकी तरंग लंबाई भी, उस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग लंबाई भी ज्ञात किया जा सकता है। कुल मिलाकर के विद्युत चुम्बकीय तरंगें 7 होती हैं, जिसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में डिस्कस भी करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू c अपॉन न्यू, c क्या है, निर्वात प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सभी सूत्रों को याद रखना है, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग चैप्टर के प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। एनसीईआरटी बुक में भी, चैप्टर 8 में भी इन सभी सूत्रों से संबंधित प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जिन्हें आप इन सूत्रों की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्रोत, सोर्सेस ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल के क्षेत्र समीकरणों से यह ज्ञात हुआ कि त्वरित आवेश या त्वरित आवेशित कण विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है, अर्थात त्वरित आवेश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्रोत है। दोलन करता हुआ आवेश या दोलायमान आवेश, ओसिलेटरी चार्ज, त्वरित आवेश का उदाहरण है। जब दोलन करता हुआ आवेश, जो कि त्वरित आवेश है, दोलन करता है, तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र या दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत बन जाता है। पुनः दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र का या दोलन करते हुए विद्युतीय क्षेत्र का स्रोत बन जाता है। अर्थात दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र द्वारा दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एवं दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। अतः दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र एवं दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे को पुनर्उत्पादित या संपोषित करते रहते हैं, जिससे विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, एवं निर्वात में, अर्थात बिना किसी माध्यम के विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, एवं विद्युत चुम्बकीय तरंग के गमन की दिशा विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश कैपिटल बी वेक्टर दोनों के लंबवत होती है, एवं वे दोनों भी, अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर भी एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसलिए त्वरित आवेश या त्वरित आवेशित कण या दोलन करता हुआ आवेश ही त्वरित आवेश का उदाहरण है। तो त्वरित आवेश, जिसका उदाहरण दोलन करता हुआ आवेश है, वह विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्रोत है। यह टॉपिक भी डिस्कस हो गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्रोत, इसे आप लोग नोट कर लें। इसे भी बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में।
कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के स्रोत हैं, तो उसमें 4 विकल्प होगा। सही विकल्प होगा त्वरित आवेश। तो त्वरित आवेश, त्वरित आवेश या त्वरित आवेशित कण, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, त्वरित आवेशित कण जिसका उदाहरण दोलन, ब्रैकेट में उदाहरण लिख देता हूं। उदाहरण दोलन करता आवेश या दोलयमान आवेश, दोलन करता आवेश त्वरित आवेश का उदाहरण है। तो दोलन करते हुए आवेश के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती हैं। तो त्वरित आवेश या त्वरित आवेशित कण, उदाहरण दोलन करता आवेश, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, अर्थात त्वरित आवेश ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्रोत है। त्वरित आवेश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्रोत है, जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस प्रेजेंटली वर्तमान में कर रहे हैं इस वीडियो में अभी। तो त्वरित आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्रोत, अर्थात त्वरित आवेश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्रोत है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्रोत क्या है, तो उसका उत्तर तो मिल गया, त्वरित आवेश या दोलयमान आवेश या दोलन करता हुआ आवेश। दोलन करता हुआ आवेश भी त्वरित आवेश का उदाहरण है, अर्थात त्वरित आवेश ही विद्युत चुम्बकीय तरंग का स्रोत है। कैसे उत्पन्न करता है दोलन करता हुआ आवेश विद्युत चुम्बकीय तरंग, उसको देखा जाए, जिसके बारे में अभी हमने बताया, उसको आप लोग नोट कर लें। पैराग्राफ चेंज करके, दोलन करता हुआ आवेश जो कि त्वरित आवेश का उदाहरण है, दोलन करता हुआ आवेश ही त्वरित आवेश है। त्वरित आवेश ब्रैकेट में लिख देता हूं, दोलन करता हुआ आवेश जो कि त्वरित आवेश का उदाहरण है। दोलन करता हुआ आवेश त्रिविम आकाश में, स्पेस में, त्रिविम आकाश मतलब स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3D स्पेस में दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र, दोलन करता हुआ आवेश त्रिविम आकाश में दोलन करता हुआ या दोलयमान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो दोलयमान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत बन जाता है। विद्युत क्षेत्र दोलन करता हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है, दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र, जो दोलयमान चुंबकीय क्षेत्र के लिए स्रोत बन जाता है। दोलन करता हुआ आवेश त्रिविम आकाश में दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत बन जाता है, या दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत बन जाता है। एक ही बात हुई, दोलन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत बन जाता है तथा दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पुनः दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार यह क्रम लगातार चलता रहता है। पुनः दोलन करता हुआ या दोलयमान
दोलायमान का मतलब दोलन करता हुआ, पुनः दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या विद्युत क्षेत्र का स्रोत बन जाता है। पुनः दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, दोलन करता हुआ, और एवं यह क्रम लगातार चलता रहता है, करता हुआ पुनः दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र या दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं, इसके आगे आप लोग नोट करें, एवं यह क्रम लगातार चलता रहता है, मतलब दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पुनः दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह लगातार होता रहता है, मतलब दोनों विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे को पुनर्उत्पादित करते रहते हैं। तो इसके बाद लिखना है पुनः दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं यह क्रम लगातार जारी रहता है, लगातार जारी रहता है। अतः स्पष्ट है कि दोलायमान का मतलब दोलन करते हुए उस इलेक्ट्रिक दोलायमान विद्युत क्षेत्र एवं दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को पुनर्उत्पादित, एक दूसरे से उत्पादन होता है। दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र से दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एवं पुनः दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र से दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र, तो एक दूसरे को पुनर्उत्पादित करते हैं या एक दूसरे को संपोषित करते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि दोलायमान विद्युत क्षेत्र एवं दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को पुनर्उत्पादित या संपोषित करते रहते हैं, एक दूसरे को पुनर्उत्पादित या संपोषित करते रहते हैं, जिससे या दोनों के अध्यारोपण से एक दूसरे को संपोषित पुनर्उत्पादित या संपोषित करते रहते हैं, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन या उत्पत्ति होती है। जो मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो विद्युत क्षेत्र मतलब दोलायमान विद्युत क्षेत्र एवं दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र दोनों तो एक दूसरे के परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत या के लंबवत गमन करता है। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंग। जो विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन या उत्पत्ति होती है, उत्पादन जिससे विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन होता है या उत्पत्ति होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की, जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गमन करता है। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंग। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोलन करता हुआ विद्युत क्षेत्र एवं
कंपन करता हुआ या दोलन करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तो रहते ही हैं, लंबवत तो कंपन करते ही हैं, एवं तरंग गमन के भी लंबवत होते हैं। दोनों तरंग संचरण का गमन, विद्युत चुंबकीय तरंग का गमन किधर होता है? विद्युत दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय या कंपन करते हुए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। साथ ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत कौन है? त्वरित आवेश है। कंपन करता हुआ या दोलायमान या दोलित आवेश भी त्वरित आवेश का उदाहरण है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत है। कैसे उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र, तो उसे भी हमने जाना, उसकी व्याख्या भी किया। अंत में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन एवं संसूचन, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ EM वेव्स। सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक हर्ज ने अपने प्रयोग द्वारा जिस उपकरण का या जिस प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग हर्ज ने किया, उसे हर्ज का उपकरण कहा जाता है, जिसे मैंने बोर्ड पर चित्र में दर्शाया है। तो हर्ज ने अपने प्रयोग के द्वारा सबसे पहले प्रयोगशाला में 6 मीटर तरंग लंबाई के विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन किया 1885 ईस्वी में। उसके बाद 1895 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट JC बोस, जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगशाला में ही बहुत कम तरंग लंबाई 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तरंग लंबाई के विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किया। तो हर्ज एवं JC बोस के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत चुंबकीय तरंगें दोनों प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रह गए। प्रयोगशाला के बाहर दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं जा सकी। लेकिन 1896 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने हर्ज के ही उपकरण का या हर्ज के ही प्रयोग को फॉलो करते हुए, उसी का अनुकरण करते हुए, जिसमें उन्होंने हर्ज का उपकरण के नीचे का प्लेट, पीतल का या जस्ते का प्लेट P2 को भूधृत कर दिया, जमीन में गाड़ दिया, जबकि ऊपरी प्लेट, जस्ते या पीतल का ऊपरी प्लेट P1 को ऊंचा कर एरियल के रूप में प्रयुक्त किया। तो इस प्रकार मार्कोनी ने 1896 ईस्वी में हर्ज का प्रयोग का ही अनुकरण करते हुए, फॉलो करते हुए, हर्ज का प्रयोग के ही आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किया, जो प्रयोगशाला के बाहर, अर्थात उसे कई किलोमीटर तक उन्होंने भेजा। मार्कोनी ने अपने द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत चुंबकीय तरंगों को कई किलोमीटर तक भेजा, स्पेस में भेजा, निर्वात में, मतलब वैक्यूम में भेजा, निर्वात में भेजा, आकाश में भेजा, कई किलोमीटर तक। और मार्कोनी द्वारा रेडियो तरंगों को संदेश भेजने का वाहक के रूप में उपयोग कर बेतारी तार संचार, वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया गया मार्कोनी के द्वारा ही, जिससे संचार के क्षेत्र में काफी फायदा हुआ। तो इस प्रकार मार्कोनी द्वारा
उत्पन्न की गई विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आकाश में भी भेजा गया कई किलोमीटर की दूरियों तक। और प्रयोगशाला के बाहर मार्कोनी पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगें, हालांकि हर्ट्ज का प्रयोग को ही आधार मानते हुए उसी को फॉलो करते हुए हर्ट्ज का प्रयोग को ही फॉलो किया, लेकिन प्रयोगशाला के बाहर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भेजने में सफलता पाई और उन्होंने बेतारी तार संचार का आविष्कार किया। रेडियो तरंगों को संदेश के रूप में, रेडियो तरंगों को संदेशवाहक के रूप में प्रयुक्त कर, उपयोग कर। तो यह सभी मतलब विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन किया गया। अब हम लोग इसके बाद हर्ट्ज के प्रयोग या हर्ट्ज के उपकरण, हर्ट्ज ने अपने प्रयोग के द्वारा जिस प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग किया उसे हर्ट्ज का उपकरण कहा जाता है। तो उसके हेल्प से कैसे किया उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इन तीनों वैज्ञानिकों के का जो योगदान है, किस ढंग से उत्पादन किया, मान कितनी तरंग लंबाई की तरंग ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों को, उसे नोट कर लें जिसे मैंने अभी बताया। तो पहले आप लोग लिखिए सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक हर्ट्ज ने 1885 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा, जिसे हर्ट्ज का प्रयोग कहा जाता है, अपने प्रयोग, ब्रैकेट में हर्ट्ज का प्रयोग लिख देता हूं, हर्ट्ज का प्रयोग द्वारा प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किया, जिसकी तरंग लंबाई लगभग 6 मीटर पाई गई। इसके बाद 10 साल के बाद 1885 में सबसे पहले हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन किया। इसके 10 साल बाद 1895 में, इसके बाद हर्ट्ज के बाद भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, इसके बाद 1895 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु या जेसी बोस शॉर्ट में, जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगशाला के अंदर ही, प्रयोगशाला के ही अंदर दोनों का प्रयोग से, दोनों का उत्पादन दोनों के द्वारा, मतलब दोनों वैज्ञानिकों माने हर्ट्ज के द्वारा एवं जेसी बोस के द्वारा, दोनों के द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रयोगशाला तक ही रही, प्रयोगशाला के बाहर नहीं जा सकी। इसके बाद 1895 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगशाला के अंदर ही, प्रयोगशाला में ही 5 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर 5 mm से 25 मिलीमीटर यह रेंज हो गया, परिसर हो गया तरंग लंबाई का, मतलब जेसी बसु के द्वारा प्रयोगशाला में उत्पन्न की गई विद्युत चुम्बकीय तरंगों का परिसर रेंज हो गया 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक, 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक की तरंग लंबाई परिसर के, तरंग लंबाई परिसर
इसके बाद ऊपर बोर्ड के ऊपर ऊपरी भाग में लिखता हूँ इरेज करते हुए। तो इसके बाद 1895 ईस्वी में जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगशाला में ही 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक तरंग लंबाई परिसर वेवलेंथ रेंज के विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किया। इसके बाद एक साल बाद 1800 जेसी बसु के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन 1895 में किया गया। एक साल बाद मार्कोनी ने इसके बाद 1896 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने प्रयोगशाला के बाहर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किया एवं प्रयोगशाला के बाहर कई किलोमीटर की दूरियों तक आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजने में सफलता पाई। इसके बाद 1896 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन कर उन्हें अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों को उन्हें प्रयोगशाला के बाहर आकाश में कई किलोमीटर अर्थात मार्कोनी द्वारा उत्पादित विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिसर काफी अधिक था। तरंग लंबाई का जो परिसर था वह काफी अधिक था, कई किलोमीटर तक। तो आकाश में कई किलोमीटर दूरियों तक विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संप्रेषित किया या भेजा। मार्कोनी द्वारा बेतारी तार संचार का आविष्कार किया गया, जिससे संचार के क्षेत्र में काफी फायदा हुआ। इसके लिए उन्होंने माध्यम रेडियो तरंगों का उपयोग किया। मार्कोनी ने रेडियो तरंगें भी विद्युत चुंबकीय तरंगों में से 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों में से एक रेडियो तरंग थी। तो मार्कोनी ने रेडियो तरंगों का उपयोग कर बेतारी तार बिना तार के कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश भेजना, बेतारी तार संचार, वायरलेस टेलीग्राफी बेतारी तार संचार वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया मार्कोनी ने रेडियो तरंगों का उपयोग कर बेतारी तार संचार वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया।
जिससे संचार के क्षेत्र में काफ़ी फायदा हुआ। संचार कम्युनिकेशन के फील्ड में मार्कोनी द्वारा आविष्कार किए गए बेतारी तार संचार वायरलेस टेलीग्राफी के द्वारा संचार के क्षेत्र में काफ़ी फायदा हुआ। इस प्रकार हमने विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा हर्ट्ज से शुरू कर, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन किया था। काफ़ी कम तरंग लंबाई थी, लगभग 6 मीटर, उससे भी कम जैसी वस्तु के द्वारा किया गया विद्युत चुम्बकीय तरंग का उत्पादन, उससे भी कम तरंग लंबाई परिसर का हर्ट्ज साहब के द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग लंबाई लगभग 6 मीटर तरंग लंबाई की विद्युत चुम्बकीय तरंग जो उत्पन्न किया गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन जो हर्ट्ज द्वारा किया गया अपने प्रयोग के द्वारा, तो उसकी तरंग लंबाई लगभग 6 मीटर पाई गई। जबकि जैसी वस्तु ने 1895 ईस्वी में प्रयोगशाला के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन किया, तो उसकी लंबाई इससे भी काफ़ी कम 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर परिसर की तरंग लंबाई की विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन किया गया जैसी वस्तु के द्वारा। लेकिन मार्कोनी के द्वारा कई किलोमीटर तक उन्होंने आकाश में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भेजा, जिससे उसके बाद से ही उनके द्वारा बेतारी तार संचार का आविष्कार किया गया, जिससे कि संचार के क्षेत्र में काफ़ी फायदा हुआ, संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन को हमने जाना, उनकी तरंग लंबाइयाँ कितनी थी उसे भी जाना। अब खास करके जो शुरू में हर्ट्ज के द्वारा उत्पादन किया गया 1885 में, जिसके लिए उन्होंने अपने उपकरण का उपयोग किया, और हर्ट्ज का प्रयुक्त उपयोग किए गए प्रायोगिक व्यवस्था या जिसे हर्ट्ज का उपकरण कहा जाता है, उसे चित्र में दर्शाया गया है बोर्ड पर, अभी भी चित्र के दाएं पार्ट में है, दाएं भाग में। और कैसे उत्पादन किया गया हर्ट्ज के द्वारा अपने उपकरण का उपयोग कर, अपने प्रयोग का उपयोग कर, एवं किस ढंग से संसूचन किया गया, उन्हें डिटेक्शन कैसे किया गया, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जान लें इस उपकरण के हेल्प से। तो इसके लिए मैं अब इरेज करता हूँ हर्ट्ज का प्रयोग द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन एवं संसूचन। हर्ट्ज का प्रयोग या हर्ट्ज का प्रायोगिक व्यवस्था को हर्ट्ज का उपकरण ऑब्लिक देके हर्ट्ज का उपकरण द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन एवं प्रोडक्शन एवं संसूचन का मतलब डिटेक्शन, कैसे डिटेक्ट किया गया विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उपस्थिति को, उसे ही संसूचन कहा जाता है। तो हर्ट्ज का प्रयोग में पीतल या जस्ते के 2 प्लेट, जिनमें से प्रत्येक P1 एवं P2, एक ऊपर दूसरा प्लेट नीचे रखा गया, दोनों को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हर्ट्ज साहब ने। दोनों प्लेटों को, जो कि पीतल या जस्ते के 2 प्लेट्स थे, दोनों प्लेट पीतल या जस्ते के बने थे। हर्ट्ज द्वारा उन दोनों को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। दोनों प्लेट किसी संचक या संधारित्र के 2 प्लेट जैसा आचरण करते हैं, मतलब दोनों प्लेटों को, संचक के दोनों प्लेटों
के समान माना जा सकता है। तो इन दोनों प्लेटों को हर्ज ने तांबे के मोटे तारों से, तांबे के 2 मोटे तार, एक मोटा तार से ऊपर का प्लेट P1 जबकि दूसरा मोटा तार से नीचे का प्लेट P2 को जोड़ा गया एवं इन दोनों प्लेटों को फिर तांबे के तार से ही प्रेरण कुंडली के द्वितीय कुंडली जिसे एस द्वारा दर्शाया गया है, तो द्वितीय कुंडली से जोड़ा गया। मतलब किसी प्रेरण कुंडली के द्वितीय कुंडलियों से, जिसे एस से दर्शाया गया है, एस ऊपर भी एस नीचे भी एस, प्रेरण कुंडली का ये ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक आरेख है प्रेरण कुंडली का, जिसमें इधर 2 पी दिया है, माने प्राथमिक कुंडलियां हैं। पी फॉर प्राइमरी का अर्थ होता है हिंदी में प्राथमिक। तो 2 प्राथमिक कुंडलियां, माने 2 जगह पी लिखा हुआ है, तो ये प्राथमिक कुंडलियों के लिए है बाएं साइड में, जबकि दाएं साइड में 2 जगह एस है, तो वह द्वितीय कुंडली के लिए का संकेत है एस। तो तांबे के तार से दोनों प्लेटों को, तांबे के 2 मोटे तारों से दोनों प्लेटों, ऊपर वाला प्लेट P1 एवं नीचे वाले प्लेट P2 को जोड़ा गया एंड फिर इन तारों से फिर इन मोटे तारों को फिर कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ा गया, फिर प्रेरण कुंडली के द्वितीय कुंडलियों से एस से जोड़ा गया। फिर अब इसके बाद इन तांबे के 2 तारों को फिर अब प्राथमिक कुंडली प्रेरण कुंडली के द्वितीय कुंडलियों से जोड़ने के बाद उन्हें धातु के 2 छोटे छोटे गोले S1 S2 से जोड़ा गया, जिनके बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर रखी गई हर्ज के द्वारा। 2 गोले हैं S1 S2, धातु के 2 गोले या 2 घुंडियाँ, 2 छोटे गोले या 2 घुंडियाँ S1 S2, वो भी प्लेट P1 और P2 से संयोजित तांबे के तार से ही जुड़े हुए हैं, जोड़े जाते हैं तथा उनके बगल में 2 अन्य तारों के द्वारा प्रेरण कुंडली के, जिन्हें प्रेरण कुंडली के द्वितीय कुंडलियों से जोड़ा जाता है। उसी व्यवस्था में यह धातु के 2 छोटे छोटे घुंडियाँ S1 एवं S2 या 2 छोटे छोटे गोले भी संयोजित हैं, जिनके बीच की दूरी काफ़ी कम 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर रखी जाती है। बगल में S1 S2 के बगल में दाईं ओर तांबे का ही एक वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार घेरा है तांबे का ही, जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर ली गई इस वृत्ताकार लूप का, एवं इस वृत्ताकार लूप को ही 2 अन्य सदृश धातु की घुंडियों S1 S2 से संयोजित कर दिया गया। यह व्यवस्था, जिसे हमने R संकेत से सूचित किया है, यह संसूचक का काम करता है। संसूचक का क्या है? वास्तव में तांबे का एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर रखी गई एवं इसके दोनों सिरों से धातु के ही 2 घुंडियाँ S1 S2 के समान ही, S1 S2 जो घुंडियाँ हैं वह जुड़ी हुई हैं दोनों प्लेटों, तांबे पीतल या जस्ते के दोनों प्लेटों P1 और P2 से के संयोजक तारों के द्वारा 2 घुंडियाँ S1 एवं S2 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हैं। मतलब दोनों तारों से ही जुड़ी हुई हैं। P1 और P2 दोनों प्लेटों को जोड़ने वाले संयोजक तारों से ही दोनों घुंडियाँ संयोजित हैं S1 S2, जिनके बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर रखी गई एवं बगल में जो संसूचक है जिसे R से हमने सूचित किया है, कैपिटल R से, वह भी तांबे का क्या है? एक वृत्ताकार लूप है जिसके दोनों सिरों पर धातु की ही 2 अन्य घुंडियाँ S1 S2 जो कि S1 दोनों घुंडियों S1 S2 के सदृश हैं, जो कि दोनों प्लेटों P1 और P2 के बीच संयोजित हैं S1 S2, उसी के सदृश हैं, सिमिलर है S1 S2। यह संसूचक का काम करता है, जो S1 S2 घुंडियों के बीच उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहाँ उत्पन्न होती है? S1 S2 के बीच उत्पन्न होती है जब प्रेरण कुंडली को चालू किया जाता है। तो S1 S2 घुंडियों के बीच विद्युत विसर्जन होने लगता है एवं एलसी परिपथ में दोलन आरंभ हो जाता है। एलसी परिपथ कैसे? प्रेरण कुंडली को हम प्रेरकत्व मानेंगे, जिसे एल संकेत से सूचित किया जाता है, एंड कैपेसिटर मानेंगे पीतल या जस्ते के दोनों
जो समानांतर प्लेट हैं, एक ऊपर का प्लेट P1, दूसरा नीचे का प्लेट P2, इसको हम संचर जैसा मानेंगे। प्रेरण कुंडली को प्रेरित जैसा मानेंगे या प्रेरक जैसा मानेंगे, जिसका प्रेरकत्व कितना है, प्रेरकत्व जिसका कैपिटल है। इस प्रकार एलसी परिपथ में जब प्रेरण कुंडली को चालू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो उसके कारण S1 S2 दोनों घुंडियों S1 S2 के बीच में जो हवा है वह आयनीकृत हो जाती है। उसके कारण S1 S2 पर विद्युतीय दोलन, माने S1 S2 में क्या होगा, S1 S2 का विद्युतीय दोलन आरंभ हो जाता है। उस पर माने इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, विद्युतीय दोलन आरंभ हो जाता है, जिससे कि S1 S2 के बीच में चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, अर्थात विद्युत विसर्जन हो जाता है। तो विद्युत विसर्जन होने से एलसी परिपथ में, हर्ट्ज के उपकरण को एलसी परिपथ माना जा सकता है, इसमें दोलन आरंभ हो जाता है। एवं एलसी परिपथ में दोलन के कारण हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो दोनों गोले, धातु के दोनों घुंडियां S1 S2 या दोनों छोटे गोले S1 S2 के बीच में विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती है। उनके बीच में विद्युत विसर्जन होने से या एलसी परिपथ में दोलन होने से जब प्रेरण कुंडली को चालू किया जाता है तो, एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगें अब यहाँ से S1 S2 के बीच, दोनों घुंडियों के बीच से उत्पन्न होकर आगे बढ़ती हैं, जिसे बगल में स्थित संसूचक कैपिटल R द्वारा संसूचित किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। इस संसूचक कैपिटल R के दोनों घुंडियों के बीच की दूरी इस ढंग से समायोजित की जाती है कि इसकी स्वाभाविक आवृत्ति, वास्तविक आवृत्ति S1 S2 के बीच, दोनों घुंडियों से के बीच उत्पन्न होने वाले विद्युत विसर्जन द्वारा, S1 S2 के बीच विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के बराबर हो जाए। S1 डैश S2 डैश की दोनों घुंडियों के बीच की दूरी इस ढंग से एडजस्ट की जाती है, व्यवस्थित की जाती है कि उसकी अपनी जो आवृत्ति है, वास्तविक आवृत्ति, वह आने वाली S1 S2 घुंडियों के बीच से उत्पन्न होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो आगे बढ़ेंगी, इस संसूचक की ओर आएंगी, S1 S2 डैश के बीच में आएंगी, तो उसकी आवृत्ति के बराबर हो जाता है। जब S1 S2 डैश के बीच की दूरी के इस ढंग से एडजस्ट किया जाता है तो इसकी अपनी आवृत्ति, संसूचक की अपनी आवृत्ति S1 S2 के बीच उत्पन्न होने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के जब बराबर हो जाती है तो S1 डैश, इस संसूचक के दोनों घुंडियों S1 S2 डैश के बीच में भी विसर्जन, विद्युत विसर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो संसूचक के द्वारा, इस प्रकार संसूचक के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संसूचन किया जाता है। इसी चीज को शॉर्ट में हम लोग, हम सभी इसे लिख सकते हैं, आप सभी नोट कर लें। देखिए, हर्ज का प्रयोग में, हर्ज का जो उपकरण यूज हुआ, तो हर्ज का उपकरण में जब प्रेरण कुंडली को, इंडक्शन कॉइल है सबसे बाएं साइड में, प्रेरण कुंडली का फ्लो कार्य को दर्शाया गया है। जब प्रेरण कुंडली को चालू स्टार्ट किया जाता है, चालू करने से क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगी प्रेरण कुंडली से, वह परिपथ में जाएगा। तो हर्ज का उपकरण में जब प्रेरण कुंडली को चालू किया जाता है तो दोनों घुंडियों, दोनों प्लेटों P1 और P2, पीतल या जस्ते के दोनों समानांतर प्लेटों जिनके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी गई हर्ज के द्वारा, उनके बीच में तांबे के दो संयोजक तार के सिरों से, के दो खुले सिरों से जुड़े दोनों घुंडियां, धातु की दो घुंडियां, दो छोटे छोटे गोले S1 S2 जुड़े हैं, उनके बीच में स्पार्किंग, उनके बीच की जो हवा है वो आयनीकृत हो जाती है, उसके कारण स्पार्किंग शुरू हो जाता है। स्पार्किंग शुरू होने से क्या होगा, S1 S2 में क्या होने लगेगा, विद्युतीय दोलन आरंभ हो जाता है, मतलब एलसी परिपथ में दोलन आरंभ हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण, उस दोलन के कारण क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में देखा इस वीडियो में। तो हर्ज का उपकरण में जब प्रेरण कुंडली को चालू किया जाता है तो दोनों घुंडियों, दोनों धातु की दोनों घुंडियों या दोनों छोटे गोले S1 एवं S2 के बीच विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन
आरंभ विद्युत विसर्जन होता है, जिससे एलसी दोलन प्रारंभ हो जाता है। एलसी का मतलब प्रेरण कुंडली को हम प्रेरकत्व मानेंगे, प्रेरक मानेंगे, उसका प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को हम एल से सूचित करते हैं, एवं संचक मानेंगे दोनों प्लेट समानांतर प्लेटों P1 एवं P2, जो जस्ता या पीतल का प्लेट है, एक ऊपर है P1, दूसरा प्लेट नीचे है, P1 प्लेट ऊपर है, वह कैपेसिटर का काम करेगा संचक का, और प्रेरण कुंडली प्रेरक का काम करेगा। तो इस प्रकार एलसी परिपथ बन गया हर्ट्ज का उपकरण। तो हर्ट्ज का उपकरण में एलसी परिपथ बन गया। तो दोनों घुंडियों S1 S2 के बीच विद्युत विसर्जन होता है या आरंभ हो जाता है, होने लगता है, विद्युत विसर्जन आरंभ हो जाता है या होता है, जिसके कारण क्या होगा, विद्युत विसर्जन से एलसी दोलन एवं एलसी परिपथ में एलसी दोलन आरंभ हो जाता है, और एलसी दोलन के द्वारा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण के रूप में या विकिरण ऊर्जा के रूप में उत्पादन होता है एलसी दोलन से। एलसी दोलन आरंभ होता है, जिससे एलसी दोलन आरंभ हो जाता है, जिससे S1 एवं S2 दोनों घुंडियों के बीच, S1 एवं S2 के बीच विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, एवं इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को संसूचक, जो तांबे का एक वृत्ताकार लूप है, तांबे के तार का वृत्ताकार लूप है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके दोनों घुंडियों S1 डैश एवं उसमें भी दो घुंडियां लगी हुई हैं S1 S2 के समान ही, तो उनके बीच भी विद्युत विसर्जन आरंभ हो जाता है जब उनके बीच की दूरी को एडजस्ट किया जाता है, जिससे कि उसकी स्वाभाविक आवृत्ति S1 S2 से के बीच से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। तो अब लास्ट में जो लाइन बचा है उसे ऊपर लिख देता हूँ। तो एवं ऐसे क्या हो गया, फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। हर्ट्ज के उपकरण के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन एवं संसूचन को, हर्ट्ज का उपकरण में जब प्रेरण कुंडली को चालू किया जाता है तो दोनों घुंडियों S1 एवं S2, जो दोनों प्लेटों P1 एवं P2 के बीच संयोजित हैं तांबे के तारों, दो तारों के द्वारा, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, S1 S2 के बीच की दूरी केवल 2 से 3 सेंटीमीटर रखी गई हर्ट्ज के द्वारा। तो दोनों घुंडियों S1 एवं S2 के बीच विद्युत विसर्जन होता है एवं एलसी दोलन आरंभ हो जाता है। एलसी परिपथ है हर्ट्ज का उपकरण में, जिसे मैंने बताया, जिससे S1 एवं S2 के बीच, माने दोनों घुंडियों के बीच विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो आगे बढ़ती हैं किधर, संसूचक के दोनों घुंडियों के बीच, जो संसूचक के, संसूचक कौन है, R नाम दिया है हमने, संसूचक R के दोनों घुंडियों S1 डैश एवं S2 डैश, जो कि दोनों सदृश है, S1 S2 जो दोनों घुंडियां हैं, जो दो छोटे गोले हैं, दोनों प्लेटों के बीच P1 P2 के बीच जुड़े हैं तांबे के दो तारों के द्वारा, तो वैसा ही S1 डैश S2 डैश भी है, उस तांबे के वृत्ताकार लूप के दोनों सिरों से जुड़ा हुआ है, जिसे संसूचक कहा जाता है, जो संसूचक के दोनों घुंडियों के बीच, दोनों घुंडियों के बीच पहुंचकर विद्युत विसर्जन, वहां भी विद्युत विसर्जन हो जाएगा, विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आरंभ कर देती हैं। जब दोनों घुंडियों S1 डैश एवं S2 डैश, संसूचक की दोनों घुंडियों, जब
संसूचक या उसके संसूचक को उसके लिखना है, उसके दोनों घुंडियों के बीच की दूरी समायोजित कर, एडजस्ट कर उसकी स्वाभाविक आवृत्ति, संसूचक की स्वाभाविक उसके स्वाभाविक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसके स्वाभाविक आवृत्ति को आने वाली उनके बीच जो विद्युत चुम्बकीय तरंग S1 S2 के बीच उत्पन्न होकर जो गई, स्वाभाविक आवृत्ति को आने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के बराबर कर दिया जाता है। आने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के बराबर कर दिया जाता है। आवृत्ति के बराबर कर दिया जाता है। इस प्रकार संसूचक के दोनों घुंडियों S1 एवं S2 के बीच विद्युत विसर्जन होना विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उपस्थिति को दर्शाता है। जो इसी में जोड़ ऐड कर दीजिए उसको भी, दोनों घुंडियों के बीच की माने विद्युत विसर्जन, जो संसूचक आर के दोनों घुंडियों के बीच पहुंचकर विद्युत विसर्जन आरंभ कर देती है। जब उसके कब विद्युत विसर्जन आरंभ होगा, S1 S2 के बीच में, संसूचक की घुंडियों के बीच में, जब S1 S2 के बीच की दूरी को एक ढंग से एडजस्ट करेंगे कि उसकी स्वाभाविक आवृत्ति S1 S2 के बीच से उत्पन्न होने वाले, S1 S2 के बीच खाली जगह के बीच जो विद्युत विसर्जन होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले या ऐसी दोलन होता है, उससे उत्पन्न होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के बराबर हो जाती है संसूचक की दोनों घुंडियों के जो वास्तविक के बीच की दूरी को एडजस्ट करने पर संसूचक की जो वास्तविक आवृत्ति है वह S1 S2 के बीच से उत्पन्न होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो संसूचक के दोनों घुंडियों के बीच पहुंचती हैं तो विद्युत विसर्जन S1 S2 के बीच भी शुरू हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की उपस्थिति को। तो यहाँ लिख दें यह मैंने विद्युत विसर्जन S1 S2 के बीच, S1 एवं S2 के बीच विद्युत विसर्जन का होना, विद्युत विसर्जन का होना विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी के साथ अब यह वीडियो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। यदि यह वीडियो जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित कई टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, तो यह वीडियो यदि आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें एवं मेरे यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच।